नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। अमेरिका में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सीक्रेट सर्विस से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली पर हमला हुआ और वो बाल बाल बचे। तो ट्रंप पर एक रैली में हुए हमले के 2 दिन के बाद अमेरिका के मिल्वॉकी में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट के पर्याप्त वोट हासिल करने के बाद ट्रंप की उम्मीदवारी का ऐलान हो गया और वो राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन गए। लेकिन ट्रंप पर हुआ हमला सवालों के घेरे में है। एक पूर्व राष्ट्रपति और संभावित उम्मीदवार जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की थी, उस पर तमाम सुरक्षा घेरे के बावजूद हमलावर गोली चलाने में कामयाब रहा। वो तो ट्रंप बाल बाल बच गए। अमेरिकी इतिहास में ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। 43 साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को एक हमलावर ने ऐसे गोली मारी थी जो उनके फेफड़ों में लगी थी। हालांकि इस हमले में उनकी जान भी बच गई थी। आज अमेरिकी सियासतदान और अवाम दोनों ही ये पूछ रहे हैं कि एक हत्यारा कैसे बंदूक के साथ छत पे पहुंचा और उसने मंच पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप पर 4 गोलियां चलाईं। और यह सब ऐसी जगह पर हुआ जिसे सिक्योरिटी एजेंसियों ने ट्रंप के लिए महफूज बनाया था, सिक्योर किया था। घटना के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वहां मौजूद लोगों की चेतावनियों को भी पुलिस ने नजरअंदाज किया या उन पर कार्रवाई नहीं की। अब घटना की जांच में FBI, सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी भी शामिल हो गई है। सीक्रेट सर्विस के निदेशक क्रिमली शीटल को 22 जुलाई को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपना बयान देना है। कई चश्मदीदों के बयान सामने आए हैं जिसमें कहा गया है कि लोगों ने गोलियां चलने से पहले छत पर हमलावर को रेंगते हुए देखा था। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस हालात का सही आकलन नहीं कर पाई और हमलावर को कुछ फुटेज में निशाना साधते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि हमलावर को सुरक्षाकर्मियों ने मार दिया, लेकिन उससे पहले उसकी गोली से रैली में आया एक शख्स मारा गया और 2 घायल हुए और ट्रंप के कान में गोली लगी। तो इसी पर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं है, और कई तरह की चर्चा इसे लेकर हो रही है इस चुनावी मौसम में कि क्या जानबूझकर ये कोताही की गई है। अब आपको दिखाते हैं कि ट्रंप पर जो गोली चली वो उनके कान को छूती हुई निकल गई और जानकारों के मुताबिक थोड़ी सी ऊंच नीच से गोली सीधे उनके सर के पिछले हिस्से से होकर निकलती। तो कैसे बची ट्रंप की जान और कैसे चूक गया शूटर का निशाना, ये देखिए इस रिपोर्ट में बता रहे हैं उमाशंकर सिंह। हमलावर की गोली से कैसे बचे ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर चली गोली से उनका बचना किसी करिश्मे से कम नहीं। हमलावर ने कई गोलियां चलाई। इनमें से एक गोली ट्रंप के कान के बाहरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई। अगर गोली आधा सेंटीमीटर भी अंदर की तरफ आती तो सीधे ट्रंप के सिर के पीछे के हिस्से को चीरती हुई निकलती। लेकिन आखिर ट्रंप कैसे बाल बाल बचे, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफिक्स खुद ट्रंप के उस बयान पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वे सिर नहीं हिलाते तो गोली उनकी जान ले लेती। उन्होंने अपना सिर अपनी रैली में एक बड़े स्क्रीन पर लगे अवैध इमिग्रेशन से जुड़े डाटा को देखने के लिए घुमाया और उसी समय सनसनाती हुई गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं जब मंच से ट्रंप भाषण दे रहे थे और गोली उनके कान को छूती हुई निकल गई। अब इसी वीडियो की गति को धीमा कर देखने की कोशिश करते हैं कि जब गोली ट्रंप के पास पहुंची तो उनका रिएक्शन कैसा था। देखिए, गोली की गड़गड़ाहट के साथ ही ट्रंप ने खतरे को भांपा। वे भाषण देते हुए रुके और उनका सिर झटके से एक तरफ हल्का सा झुकता है और गोली उनके कान को छूती हुई निकल जाती है। इसे थोड़ा और धीमा कर देखिए। इस वीडियो के बाद ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि ट्रंप के सिर झटकने ने कैसे उनकी जान को बचा लिया। ट्रंप का सिर अगर पहले की तरह ही सीधा रहता तो गोली इस तरह से उनके सिर के पीछे के हिस्से को भेदती निकल जाती।
लेकिन क्योंकि ट्रंप ने सिर को हल्का सा झटक लिया था, इसकी वजह से उनका सिर गोली की लाइन से कुछ मिलीमीटर दूर हट गया और गोली कान को छूती निकल गई। अब एक बार फिर पहले स्लो मोशन में वीडियो को देखते हैं और फिर दोनों ग्राफिक्स के जरिए एक के बाद एक अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह ट्रंप का बिल्कुल आखिरी क्षणों में सिर को घुमाना उनकी जान बचा गया और बाकी काम स्नाइपर ने कर दिया। गोली चलाकर हमलावर को ढेर कर दिया और ट्रंप की जान बच गई। तो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान तो बच गई है, लेकिन इस हमले ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और अमेरिका में जो चुनाव आने वाले हैं, इस चुनावी मौसम में कहीं चुनाव के परिणाम पर भी वो असर जरूर डालेगा। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर हर्ष पंत, कूटनीति विशेषज्ञ। प्रोफेसर पंत, सबसे पहले इसे लेकर अमेरिका में अब कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी हैं, कई ये भी बातें की जा रही हैं कि ये कहीं जानबूझकर चूक तो नहीं थी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं, पर वहाँ के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो क्या इसको कैसे देख रहे हैं? तो ये ज़रूर है कि ट्रंप को इससे फ़ायदा मिलेगा, डेफिनेटली कोई सिंपैथी वेव भी होगी, लेकिन जिस तरह की चूक हुई है यहाँ पर उनकी सुरक्षा में, उसे लेकर भी किस तरह की बातें हो रही हैं? भाई, ये एक बड़ी चूक तो है, क्योंकि इसमें कई सवाल ये खड़े करेगा। और जिस तरह से जिस तरीके से माहौल अमेरिका में पिछले कुछ सालों में बना है पॉलिटिकल पोलराइजेशन का, उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो ज़्यादा अलर्ट रहेंगी और पॉसिबिलिटी इस बात की कि इससे और ज़्यादा ये जो चुनाव, जैसे जैसे अमेरिका चुनाव के माहौल में जा रहा है, वहाँ का वातावरण और ज़्यादा पोलराइज्ड होगा और ज़्यादा और किस्म की घटनाएं हो सकेंगी। उसको लेकर एक इंटेलिजेंस का अपना मैकेनिज्म होता है, वो अलर्ट होगा। लेकिन जो ये हुआ, इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी की जो डेंजर की मैपिंग है वो क्यों इतनी कमजोर निकली, और जो स्नाइपर है वो छत पर बैठा है। अगर वो जो पहली चीज इंटेलिजेंस एजेंसी स्काउट करती है, सिक्योरिटी एजेंसी स्काउट करती है, वो इसी तरह की जगह होती है जहां से टारगेट को डायरेक्ट निशाना लगाया जा सकता है। तो कहीं कहीं चूक तो बहुत बड़ी हुई है और सिस्टम के हिसाब से इस पर कार्रवाई होगी, एक इन्वेस्टिगेशन होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन जो आपने कहा कि इससे जो माहौल है उसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरीज का माहौल बना और ज्यादा गहरा गया है। कई लोग कह रहे हैं हो सकता है ट्रंप ने खुद करवाया हो। जो दूसरी तरफ है, जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, वो डायरेक्टली राष्ट्रपति बाइडेन को ब्लेम कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने, उनके जो स्टेटमेंट्स रहे और डेमोक्रेट्स के जिस तरह के स्टेटमेंट्स रहे, उसने इस तरह के माहौल को बढ़ावा दिया। तो जो पोलराइजेशन हो रहा था, ध्रुवीकरण हो रहा था मेरे अमेरिका सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, वो इससे और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। और कहीं पर भी हमको ये नजर नहीं आ रहा कि सेंटर ग्राउंड पर जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए, एक एक्सट्रीम से जो अलग होकर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वो उसकी संभावना किसी भी तरह से बढ़ती है। ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिक्स है वो और ज्यादा पोलराइज होगी, और जैसे जैसे माहौल आगे बढ़ेगा इसमें हमको और ज्यादा विशसनेस और एक तरह से राजनीतिक कटुता जो बढ़ने की जो संभावना पहले भी थी और ज्यादा बढ़ने की संभावना। तो एक तो पोलराइज हो रहा माहौल, दूसरे की ट्रंप और साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी को इसका फायदा भी होता नजर आ रहा है और बाइडेन और डेमोक्रेट्स को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। एक तो बाइडेन की जो उम्मीदवारी है उस पर ही बहुत बड़ा सवाल है, और डेमोक्रेट्स का क्या रिएक्शन आप समझ रहे हैं कि उनकी भी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति में भी इसे देखकर कुछ बदलाव लाना पड़ेगा? अभी समय है उनके पास, कैंडिडेट से लेके बाकी तमाम चीजें, जैसा आप कह रहे थे कि सवाल सीधे हमलावर हैं बाइडेन पर भी जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी हैं, और इससे तमाम वो बहस जो इमिग्रेंट्स की बहस है या फिर गन कंट्रोल की बहस है, वो भी उभर कर एक अलग तरह से सामने आ रही है। बिल्कुल, कई तरह के सवाल इससे खड़े होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक पॉलिटिक्स है वो वापस से उसी कगार पर, अमेरिकी पॉलिटिक्स उसी कगार पर खड़ी हो गई है कि अब ये जो चुनाव होगा या होने की संभावना बढ़ रही है वो ये कि पर्सनलाइज्ड चुनाव है। अब ये सिर्फ ट्रंप की पर्सनैलिटी को लेकर, ट्रंप किस तरह से जो एक उनका सिग्नेचर, जो उनका एक पोस्टर है इस समय, जो फोटो है उनकी कि वो मुट्ठी बांध कर खड़े हुए हैं, एक डिफायंस का जो उनका पोस्चर है, वो मुझे लगता है उसको पॉपुलर मीडिया कैप्चर करेगा, और उससे जो बढ़त ट्रंप की थी वो और ज्यादा बढ़ने, पॉलिटिकली उनको फायदा इससे बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो एक दिखाता है कि कितना भी आपके सामने जो परेशानियां हैं, लेकिन ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो खड़े हुए हैं
एक डिफाइंस के तौर पर। तो मुझे लगता है कि उससे वो जो इमेज है, वो इमेजरी बहुत पावरफुल है और वो ट्रम्प को बहुत फायदा देगी। अभी हमने देखा कि किस तरह से जो डेमोक्रेट्स हैं, जिसका आप जिक्र कर रही थी, डेमोक्रेट्स को बहुत दिक्कत आ रही है एक कोहेरेंट नैरेटिव को प्रेजेंट करने में, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने पहले जो ट्रम्प के खिलाफ एक बहुत एग्रेसिव पोस्चर बनाया था, उसको वाकई उनको अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंक्रीजिंगली ऐसा लगेगा कि ये जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जो उनका बेस है, डेमोक्रेट्स का बेस है, जो कि बहुत नाराज है ट्रम्प से, उसकी आगे आने की संभावना कम हो जाती है। तो डेमोक्रेट्स फंस गए हैं इस समय। वो ना मेन स्ट्रीम जो अमेरिका है उसको नाराज कर सकते हैं ऑफेंसिव में जाकर, ना वो अपनी, और दूसरी तरफ उनका बेस है जो ऑलरेडी नाराज है ट्रम्प से और वो चाहता है ज्यादा एग्रेशन दिखाए डेमोक्रेट्स, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, खासकर प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है जो एक डेमोक्रेट्स की परेशानी है वो हमको आगे आने वाले समय में दिखेगी कि कैसे बाइडेन, जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी प्रेसिडेंसी में, ऑलरेडी अपनी कंस्टिट्यूंसी को बढ़ाने में उनको समस्या आ रही थी, अब वो फिर एक नैरेटिव को बिल्ड करने में, काउंटर नैरेटिव जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का रहेगा, जो के खिलाफ रहेगा, उसको बिल्ड करने में बहुत दिक्कत आने की संभावना है। जी, तो जो एक तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है उसको काउंटर करने में जो डेमोक्रेट खेमा है और साथ साथ राष्ट्रपति बाइडेन, उनको मुश्किलें भी आएंगी। शुक्रिया आपका प्रोफेसर हर्ष पंत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा आपने कहा कि एक सिंपैथी वेव भी हो सकती है, डेमोक्रेट्स को भी दोबारा सोचना होगा अपनी रणनीति पर। राष्ट्रपति बाइडेन इस हमले के बाद वो पहली दफ़ा एक इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उसमें भी देखना होगा कि वो क्या कहते हैं इसके बाद। और ये ज़रूर है कि ट्रंप पर जो हमला हुआ है उससे रिपब्लिकन पार्टी को और खुद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को एक तरह से फायदा भी होता है, सहानुभूति की लहर उनके साथ है। और ये चुनाव, जैसा प्रोफेसर हर्ष पंत बता रहे थे, अब ट्रंप के व्यक्तित्व पर एक पर्सनालिटी सेंट्रिक चुनाव भी होकर रहेगा। तो ट्रंप पर हमले के पीछे मकसद क्या था, कारण क्या है, इसकी जांच की जा रही है। हमलावर का फोन, संदिग्ध गाड़ी से जुड़ी सभी तरह की जांच के साथ कैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, बता रही है हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। पूर्व राष्ट्रपति और अब रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश के पीछे आखिर कारण क्या है, ये जानने की कोशिश लगातार एफबीआई कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि जो हमलावर था क्रुक्स, उसके फोन से उनको काफी जानकारियां मिल सकती हैं। इस फोन की जांच एफबीआई के लेबोरेटरी में, उनके हेडक्वार्टर्स क्वांटिको में उनका हेडक्वार्टर्स है, वहां पर हो रही है। और आखिरकार फोन को खोलने में पासवर्ड उसका खोलने में कामयाबी मिल गई है। इस बात की जांच चल रही है, उसका डेटा देखा जा रहा है, उसमें क्या कुछ उसकी बातचीत किसी से हुई हो या बाकी क्या डेटा है ये देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक उससे मिला क्या है, क्या सुराग मिले हैं, ये एफबीआई ने अभी तक साझा नहीं किया है। रैली में जाने से पहले स्थानीय दुकान से ही इस शख्स ने, क्रुक्स ने, जो हमलावर था, उसने कम से कम 50 राउंड गोलियां खरीदी थी। इस हमले का फौरी असर ये हुआ है कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की सुरक्षा में काफी बदलाव किए गए हैं, फेरबदल की गई है। और भी कुछ जो उम्मीदवार हैं उनकी भी सुरक्षा में बदलाव किए गए हैं। उस बिल्डिंग में जब ये हमला हुआ उस वक्त कम से कम 3 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, तीनों स्नाइपर थे और बिल्डिंग के अंदर थे। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो बिल्डिंग के बाहर देखें और रैली पर नजर रखें। उनमें से एक ने क्रुक्स को बाहर देखा, वो छत की तरफ देख रहा था, उस स्नाइपर की नजर में ये शख्स आया, लेकिन फिर गायब हो गया। फिर वो वापस आया, जो संदिग्ध था, जो क्रुक्स जिसने हमला किया, वो वापस आया, बैठ गया, अपना फोन देखने लगा। इसके बाद स्नाइपर ने इसकी तस्वीर ली और फौरन उसने अपने कमांड पोस्ट को जानकारी दी। तब तक क्रुक्स फिर से गायब हो गया और उसके बाद अगली बार वो आया और एक बैकपैक के साथ आया, एक बैग उसने ले रखा था, उसके साथ आया, इमारत की तरफ बढ़ता नजर आया। ऐसे मौके पर तुरंत फिर से जानकारी इस स्नाइपर ने, सुरक्षाकर्मी ने कमांड पोस्ट को दी। अधिकारियों का मानना है कि एक एयर कंडीशनर के जरिए वो छत पर चढ़ा और वहां पर उसने पोजीशन ली। जब ये सब हो रहा था, फौरन वहां पर इस जानकारी के बाद 2 और अफसरों ने छत पर चढ़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ से इन जानकारियों के बाद पुलिस के कई अधिकारी भागते हुए वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक वो गोली भी चला चुका था और जो दूसरी छत पे एक और सुरक्षाकर्मी स्नाइपर था, उसने क्रुक्स को मार भी गिराया था। लेकिन
कई सवाल हैं कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा जब एक संदिग्ध साफ तौर पर नजर आ रहा था, और इन सवालों के जवाब जो हैं वो जल्द ही जांच में सामने आएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनके जिला प्रशिक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। उन्हें मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। पूजा खेडकर को 23 जुलाई से पहले लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी में पेश होना होगा। पूजा खेडकर पर राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। इस मामले में पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुनील, जिला प्रशिक्षण पर भी उनकी रोक लग गई है। इस केस में क्या क्या सामने आया है अब तक, किस तरह से वो फंसती जा रही हैं इसमें? देखिए नगमा, जब से पूजा खेडकर का मामला सामने आया है, पहले तो एक था कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में जो नहीं आता है उन चीज़ों की मांग कर रही थी। तब पुणे के कलेक्टर ने जब पत्र लिखा और फिर उसके बाद जो मामले खुलने शुरू हुए तो पता चल रहा है कि किस तरह से उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, जबकि वो क्रीमी लेयर के तहत आती हैं, उसके हकदार वो नहीं हैं। उसके बाद आया कि वो दिव्यांग होने का भी उन्होंने प्रमाण पत्र दिया था और उसका फ़ायदा उठाया था, जो कि जिस इतना प्रतिशत होना चाहिए था उतना है नहीं, उस पर भी एक सवाल पैदा हुआ है। और इसके अलावा तब उसके बाद उनकी माता पिता का भी एक विवाद सामने आ गया कि उनकी माता जो है एक किसान के ज़मीन पर कब्जा करने के लिए वह बंदूक तान रही थी, और एक एफआईआर दर्ज हुई है। तो पता चल रहा है कि माँ और पिता दोनों उनके गायब है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसके दौरान कल ही एक पुलिस की एक टीम उनके घर पे, चूँकि उनका तबादला फिर कर दी, उन्हें यहाँ से पुणे से भेज दिया गया था वाशिम पे, तो वहाँ पे रेस्ट हाउस में रात में कल टीम गई थी, एक डीवाईएसपी जो महिला अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में, और उनसे लगभग 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की और रात में ही बाहर निकल गई। हालांकि बाद में पूजा खेडकर ने खुद ही बताया कि उन्होंने खुद ही पुलिस को बुलाया था, कुछ और काम था जिसके तहत उन्होंने पुलिस को बताया था। पुलिस ने उनसे कुछ पूछताछ नहीं की, बल्कि उन्होंने पुलिस को कुछ सूचनाएं दी हैं। लेकिन ये जो विवाद है, इस पर वो लगातार बात करने से बचती रही, ये कहते हुए कि उनको इस पर बात करने का अधिकार नहीं है, और चूंकि एक जांच समिति बैठी है वो निष्पक्ष रूप से काम करे, इसके लिए मेरा चुप रहना जरूरी है। लेकिन अब जो है एक बड़ा डेवलपमेंट जो आ गया है कि एक बड़ी, हम देख रहे हैं कि उस पर एक कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही है कि जो मसूरी में जो आईएएस एकेडमी है, उन्हें वहाँ से पत्र आया है महाराष्ट्र सरकार को आज, और उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने आज उन्हें रिलीव कर दिया और ये कह दिया है कि आप सीधे वो आपके जिला प्रशिक्षण जो केंद्र है, वो ट्रेनिंग है सेंटर है ट्रेनिंग है, उस पर रोक लगा दी गई है। आपको 23 जुलाई के पहले जाकर मसूरी में आईएएस ट्रेनिंग में फिर से हाजिर होना है, यानी अब उन्हें वापस बुलाया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तथ्य मिला है, उन तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई हुई है, माना जा रहा है। जी, धन्यवाद आपका सुनील। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां पटना और हजारीबाग से हुई हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पटना से गिरफ्तार हुए पंकज सिंह ने ट्रंक से पेपर चोरी किए थे और फिर उन्हें लीक कर दिया था। पंकज सिंह एनआईटी जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग कर चुका है। हजारीबाग से गिरफ्तार हुआ दूसरे आरोपी राजू पर आरोप है कि उसने लीक हुए पेपर को बांटा था। तो हमारे साथ इस मामले में जुड़ गए हैं बात करने के लिए और डिटेल देने के लिए मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी। इसमें बड़ी कामयाबी इस नीट पेपर लीक में मिली है मुकेश, और अब गिरफ्तारियां भी और हुई हैं। तो ये जो पूरा मामला है, इससे अब आपको क्या लग रहा है ओवरऑल पिक्चर देखकर? आप लगातार इसे कवर कर रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बाद इसे सॉल्व करने की दिशा में कितना बढ़ पाए हैं? देखिए, सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में लगातार जो गिरफ्तारियां कर रही है, और इसमें जो अलग अलग मॉड्यूल हैं जिसमें पेपर चोरी करने वाले हैं, पेपर सॉल्व करने वाले हैं, पेपर बांटने वाले हैं, तमाम जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनको लेकर सीबीआई जांच कर रही है, और अलग अलग मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जो सीबीआई ने आज गिरफ्तारियाँ की हैं, इसमें 2 अहम गिरफ्तारियाँ हैं। पहली गिरफ्तारी है पंकज
उर्फ आदित्य की, ये बोकारो का रहने वाला है और इसको हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। इस पर आरोप ये है कि ये ट्रंक से पेपर चोरी करके, जो नीट के पेपर थे वो चोरी करके इसने आगे कुछ लोगों को भेजा है। तो इसके आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई के मुताबिक जो चोरी करने वाला जो सिंडिकेट है, जो मॉड्यूल है, उसका ये मास्टरमाइंड है और आगे इसने कई लोगों को पेपर भेजा है। तो एक गिरफ्तारी ये हुई और दूसरी गिरफ्तारी जो है हजारीबाग से हुई है वो राजू सिंह की हुई है। राजू सिंह का जो रोल है वो कुछ इस तरह है कि राजू सिंह जो है वो जो चोरी किए हुए पेपर थे वो आगे कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो उस पर भी काफ़ी गंभीर आरोप हैं। तो पटना और हजारीबाग से 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। सीबीआई इस मामले में लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो करती जा रही है। अब तक सीबीआई ने अपनी तरफ से कुल 13 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। 13 आरोपी बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किए थे, उनको भी सीबीआई ने अपनी रिमांड पर लिया है। तो कुल 26 से ज़्यादा आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और इस पूरे पेपर लीक के जो किंगपिन है रॉकी उर्फ, उनको भी सीबीआई ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। तो इस तरह से इस पूरे मामले में जो अलग अलग मॉड्यूल्स हैं उनसे जुड़े हुए लोग लगातार गिरफ्तार किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पूरा सिंडिकेट है उसको एक गहराई से सीबीआई बस्ट करने की कोशिश कर रही है। जी धन्यवाद। सीबीआई इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट करने की कोशिश करी और इस सिलसिले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं। ये 2 नई गिरफ्तारी हुई है। मुकेश, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अडानी समूह का लगातार विस्तार हो रहा है और इससे जुड़े सीरियस डिजिटेक लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो Courage.io प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण करने जा रहा है। आपको बता दें कि सीरियस डिजिटेक लिमिटेड अडानी ग्रुप और सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग का जॉइंट वेंचर है। वहीं Courage.io एक जानी मानी AI और क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी है। अडानी ग्रुप के डायरेक्टर जीत अडानी का कहना है कि डेटा की सुरक्षा के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि संस्थान देश की सीमा के अंदर ही डेटा रखें। कोरेज एक तेजी से बढ़ती हुई सॉवरेन क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो कि बेहद सुरक्षित AI क्लाउड सेवाएं देती है। तो अब खबर जम्मू से। जम्मू में आतंकी हमलों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जम्मू के डोडा में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ में एक अधिकारी और 3 जवान शहीद हुए हैं। सेना को डोडा के देसा इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सोमवार को राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने डोडा से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा के जंगलों में संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन जंगल में छुपे आतंकियों ने फायरिंग की और घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई, जिसमें एक अधिकारी और 3 जवान घायल हुए और फिर इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सेना ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की है। तलाशी अभियान अब भी यहां पर चल रहा है।